जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी सेंटर पर। आज इस वीडियो पर हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 विषय हिंदी इलेक्टिव मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो पर देखने वाले हैं। मॉडल सेट 1 का तो इससे पहले हम बहुत सारे मॉडल सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं। अगर नहीं देखें तो जाइए देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, उसमें मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पे कर दीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए आंसर का तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है कि आपको ये हिंदी है तो समय आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा। ठीक है, सामान्य निर्देश क्या क्या है? परीक्षार्थी यथासंभव अपना भाषा में उत्तर दीजिए। इस प्रश्न पत्र के खंड सभी खंडों में प्रश्न उत्तर देना अनिवार्य है। सभी प्रश्न के लिए निर्धारित करके अंक उसके सामने उपांत में अंकित है। ठीक है, प्रश्न के उसके साथ दिए गए निर्देशों का आलोक लिखिए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हमारा खंड क में देखिए क्या है, यहाँ पर है हमारा खंड क और इसमें आपको क्या है देखिए, अपठित बोध दिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है जिसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। नीचे भी आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको जो पैसेज है इसको आपको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। तो चलिए हम आपको आंसर बता देते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या है कि जीवन की सर्वोत्तम नीति किसे कहा गया है? तो जीवन की सर्वोत्तम नीति ईमानदारी को कहा गया है। ठीक है, ईमानदारी को कहा गया है। इसका आंसर ये हो जाएगा। आपको पैसेज में सारा चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पैसेज पढ़ लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि गांधी और कबीर किसके उदाहरण? तो गांधी और कबीर जो है वो ईमानदारी और सत्यवादी लोगों का उदाहरण है। तीसरा क्वेश्चन है कि जीवन में सफल होने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो जीवन में सफल होने के लिए मनुष्य को ईमानदारी अपनानी चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो उसे ईमानदारी अपनानी चाहिए। यह मनुष्य के लिए सर्वोत्तम नीति है। ठीक है, तो सारा पैसेज में ही आंसर छिपा हुआ है। तो हमारा गौ तक हो गया। या तो आप इसमें से ऊपर वाले का आंसर तीनों में से देख सकते, अथवा में देखिए अब क्या है, अथवा निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो या तो आप इसको दीजिए या तो ऊपर वाले को दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है अपने हृदय को सत्य, अपने आप हमको खोजना, अपने नयन की नीर अपने आप को हमको पोंछना, आकाश सुख देगा नहीं, धरती पर सिंची है कहीं, जिसके हृदय को बल मिले ध्यान अपना तो वहीं, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। इसको आपको पढ़ लेना है। अब इसका आंसर देखिए क्या है। पद्यांश में सच किसे कहा गया है? तो संघर्ष को कहा गया है पद्यांश में सच। अब है कि नयन का नीर का क्या अर्थ है? तो आंख का आंसू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है गौ नंबर में। गौ नंबर में क्या है कि उपयुक्त पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखे। तो शीर्षक हम सर्च देते हैं, सबका शीर्षक अलग अलग हो सकता है, आपके अनुसार जो सटीक लगे तो उसको आप दे सकते हैं शीर्षक में। अब हमारा खंड क खत्म हो गया। अब है हमारा नेक्स्ट खंड ख और इसमें दिया गया है अभिव्यक्ति और माध्यम तथा रचनात्मक लेखन। ठीक है, तो इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्न का उत्तर देना है आपको। ठीक है, तो प्रत्येक क्वेश्चन का 5-5 अंक मिलेगा। तो ठीक है, तो 2 क्वेश्चन रहेगा तो 5-5 करके 10 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्या है। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि अनुशासन का महत्व अथवा मेरे प्रिय रचनाकार विषय पर एक निबंध लिखें। तो पहले हम अनुशासन का महत्व पर एक निबंध लिख देते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर आंसर क्या लिखे? अनुशासन का अर्थ है नियमों के अनुसार जीवन यापन। अनुशासन मानव का प्रगति मूल मंत्र है। अनुशासन से मनुष्य की सारी शक्तियाँ केंद्रित हो जाती है, उससे समय बचता है। बिना अनुशासन के बहुत सारा समय इधर उधर के सोच विचार में नष्ट हो जाता है। यदि सूर्य और चंद्रमा को भी अनुशासन न बांध तो नहीं होता तो बांध रखा होता तो शायद ये भी किसी दिन अंगड़ाई लेने ठहर जाते। तब इस सृष्टि का न जाने क्या होता। मनुष्य को प्रकृति ने छूट दी है, वह चाहे तो अनुशासन अपना कर अपना जीवन सफल कर ले, अन्यथा पश्चाताप कर ले। संसार के सभी सफल व्यक्ति अनुशासन की राह से गुजर रहे हैं। गांधी जी समय और दिनचर्या के अनुशासन का कठोरता से पालन करते थे। अंग्रेजों की थोड़ी सी सेना पूरे भारत पर इसलिए शासन कर सकी क्योंकि उसने अद्भुत अनुशासन था।
इसके विपरीत भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम केवल इसलिए विफल हो गया क्योंकि उनमें आपसी तालमेल और अनुशासन नहीं था। तो आपको ये अनुशासन का महत्व पर निबंध इस प्रकार से लिख देना है, आपको मिल जाएगा 5 नंबर। ठीक है, अब है प्रिय रचनाकार, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तब हम अनुशासन का महत्व देख लिए। अब जो है हमारा देखिए यहाँ पर हमारा ख नंबर और ग नंबर भी छूटा हुआ है, तो इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। तो हम घ नंबर को बता देते हैं। घ नंबर में देखिए क्या है कि प्रतिवेदन का आशय स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषता लिखिए। तो प्रतिवेदन का अर्थ पहले देखिए क्या कि प्रतिवेदन प्रति प्लस विद शब्द से जुड़ने से बना है, जिसका अर्थ है समस्त अर्थात पूरी जानकारी रखना। प्रतिवेदन में विशेष कार्य की जानकारी तो दी जाती है, साथ ही विभिन्न सुझाव और साथ ही संतुष्टि भी दी जाती है। हम जानते हैं कि देश विदेश में कई घटनाएं होती रहती है, जिसको जानने के लिए हम उत्सुक रहते हैं, जिसके लिए उस घटना का निरीक्षण या छानबीन की आवश्यकता होती है, जो सरकारी और गैर सरकारी संस्था या उसके द्वारा नियुक्त एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा की जा सकती है। ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत परिपूर्ण विवरण को प्रतिवेदन कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रतिवेदन का आशय स्पष्ट हो गया। अब क्या लिखा है कि इसका विशेषता को लिखिए। ठीक है, चलिए विशेषता को देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, प्रतिवेदन लिखते समय कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्या क्या है, पहला देखिए प्रतिवेदन हमेशा संक्षिप्त में होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है कि प्रतिवेदन का शीर्षक स्पष्ट और शिष्ट होना चाहिए, कि आपको समझ में आना चाहिए कि प्रतिवेदन का शीर्षक जो स्पष्ट अच्छा से होना चाहिए। प्रतिवेदन का भाषा सरल और साफ साफ होना चाहिए, ये भी नहीं कि आप ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज में लिखते। प्रतिवेदन जो लिखना है उसको सरल भाषा में लिखना है। आगे देखिए क्या है कि शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो मुख्य विषय को रेखांकित करता हो। आगे है घटना प्रकरण आदि जो भी हुआ है उसकी तिथि और समय की सूचना दी जानी चाहिए। अगला है प्रतिवेदन में केवल महत्वपूर्ण बातों को ही लिखना चाहिए, ना कि आप उसमें कहीं और एक्स्ट्रा बात को डाल दें। कोई घटना प्रकरण या किसी छानबीन की मुख्य बातें प्रतिवेदन में अवश्य लिखी जानी चाहिए। नेक्स्ट है व्याख्या सही क्रमानुसार रूप में हो, निर्णयों की जानकारी देना चाहिए, और प्रतिवेदन लिखते समय भाषा में प्रथम पुरुष का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये हमारा प्रतिवेदन का आशय स्पष्ट हो गया। ठीक है, और इसका विशेषता भी हो गया, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या तो लिख लीजिए। चलिए अब देखते हैं हमारा खंड ग। हमारा खंड ख खत्म हो गया, उसमें हमारा ख और ग जो छूटा है उसको नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ग में देखिए क्या है, खंड ग में कि तीसरा नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो आपको यहाँ पे एक दिया गया है, आपकी एक किताब बुक से लिया गया है, तो आपको इसका व्याख्या करना है कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए पहला क्या है क नंबर में कि हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय का पताका, राग क्षणिक पतंग की है अमरदीप की निशानी, है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कालिया बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। ये जाग तुझको दूर जाना ये महादेवी वर्मा का है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका व्याख्या करने बोला है, तो क्या है देखिए, अगर तू साहस से भी लड़ेगा तो तेरी हार हो या जीत हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तेरा कर्तव्य केवल लड़ना है। लड़कर तू अगर हार भी जाएगा तब भी तू विजयी ही बनेगा, क्योंकि तू तेरा साहस तेरे गले का हार बनेगा। जिस प्रकार दीपक के पास जल गया पतंगा मृत्यु का प्राप्त कर लेता है, फिर भी दीपक जलता रहता है, उस पतंगे साथ वह अपना साहस कभी नहीं खोता। इसी तरह तुझे अपना साहस को सदैव जिंदा रखने की आवश्यकता है। आज तुझे अंगारों की सैया पर कोमल कलियां बिछाने की आवश्यकता है, अर्थात तुझे अपने क्रोध पर काबू पाकर सदैव आगे बढ़ते जाना है। ये हमारा जो क नंबर का है उसका ये व्याख्या हो गया। अब हमारा देखिए ख नंबर में क्या है। ठीक है, तो छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुइन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। तो इसका व्याख्या क्या होगा, देखिए अभी इसका व्याख्या क्या है कि कवि ने बादलों को मोती जैसे शीतल कणों को ओस की बूंद के रूप में मानसरोवर झील में स्थित कमल पत्रों पर गिरते देखा है। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर अनेक झील स्थित हैं। इन झीलों के शांत व गहरे नीले जल में मैदानी क्षेत्रों की गर्मी से व्याकुल हंस शरण लेते हैं। कवि ने इन हंसों पर जो है हंसों को पानी पर तैरते हुए कमल नाल के भीतर स्थित कड़वे और मीठे कोमल यहाँ पर है कोमल तंतुओं को खोजते देखा। इस प्रकार कवि इन झीलों में विचरण करते हुए हंसों का वर्णन करता है। ये हमारा हो गया जो ख नंबर का दिया गया है उसका व्याख्या। तो आप इसको लिख लीजिए।
या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं हम चौथा नंबर क्वेश्चन में। क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर देना है आपको। 3 करके आपको यहाँ पर 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, 2 प्रश्न का उत्तर देना है आपको, यहाँ पर दिया गया है नीचे। पहला क्वेश्चन क्या है कि सपनों को, ये आपको बुक से दिया गया, ठीक है, पाठ्य पुस्तक से सत्य, सपनों के सत्य के रूप में ढालने के लिए कवित्री ने किन यथार्थपूर्ण स्थितियों का सामना करने के लिए कहा है। तो देखिए क्या है, सपनों को सत्य बनाने के लिए कवित्री ने बताया है कि मनुष्य को यथार्थपूर्ण स्थितियों का सामना करना चाहिए। दूसरा बताया कि मनुष्य को दीपक के समान जलना पड़ेगा। तीसरा, उस हर व्यक्ति के अंदर झांकने की ताकत को जन्म देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया क नंबर का। अब देखिए ख नंबर में क्या है, नींद उचट जाती है कविता के आधार पर बताइए कि कवि के दृष्टि में बाहर का अंधेरा भीतरी दुस्वप्नों से अधिक भयावह क्यों है। तो उसके कारण सुबह हो नहीं पा रही है। सुबह के आने से यह अंधकार हट जाएगा, लेकिन यह इतना गहरा हो गया है कि कुछ नहीं हो पा रहा है। इसी कारण कवि की दृष्टि से बाहर का अंधेरा भीतर दुख सपनों से अधिक भयावह है। ठीक है, ये हमारा ख का उत्तर हो गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट गौ में क्या है। गौ में कि पत्नी की आंखें नहीं हाथ है जो मुझे थामे हुए है। कवि, इसका जो कवि से क्या अभिप्राय है घर में। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। घर वापसी जो कविता है, घर वापसी कविता के आधार पर लिखी है। क्या कि पत्नी की आंखें नहीं हाथ है जो मुझे हमेशा थामे हुए है से कवि का क्या अभिप्राय है। तो उत्तर देखिए क्या है कि उत्तर यहाँ पे कवि परिवार में सभी की विशेषता बताता है और ऐसे ही अपनी पत्नी को भी बताता है कि वह कहता है कि उसकी पत्नी का हाथ उसे बहुत प्रिय है, क्योंकि वह उसे हमेशा थामे रखती है, जिससे उसे एक हिम्मत बनी रहती है, वह उसे टूटने से बचाती है। तो ये हमारा गौ का उत्तर हो जाए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या लिख लीजिए। अब बढ़ते हैं हम 5वां क्वेश्चन की ओर। 5वां में क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पर हमारा कितना प्रश्न हो गया टोटल में, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 हो गया, क नंबर, ख और ग और घ। तो आपको यहाँ पे 3 प्रश्न हुआ, तो आपको इसमें से 2 का उत्तर देना है। ठीक है, अब देखिए नीचे भी आपको क्या है, यहाँ पर भी आपको प्रश्न 2 का उत्तर देना है। यहाँ भी आपको कितना क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको 3 प्रश्न का उत्तर 3 दिया हुआ है, तो आपको इसमें 2 का उत्तर देना है मात्र। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फुले के अनुसार क्या क्या होना चाहिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला देखिए क्या है, क्या क्या होना चाहिए। तो नारी को शिक्षा का उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना कि पुरुषों को। महिलाओं को पुरुषों की तरह ही काम की सुविधा का अधिकार होना चाहिए। तीसरा है कि महिलाओं को पुरुषों की तरह दुनिया में रहने का समान अधिकार होना चाहिए। और चौथा है, विवाह समारोह के दौरान मंत्रों के लिए जगत नहीं होनी चाहिए जो केवल पुरुषों के अधिकार को प्रदान करते हैं। ये हमारा क का उत्तर हो गया, तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। अब ख नंबर में चलिए देखते हैं ख नंबर में क्या है। ख नंबर में कि चल ये लोग हमारा घर ना बनने देंगे। सुकिया ने इस कथन के आधार पर खाना बदोश कहानी की मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए। क्या है कि एक मजदूर के पास यह अधिकार नहीं होता कि वह अपने अनुसार जीवन जी सके। वे इनके हाथों सदैव से प्रतिपालित होते आ रहे हैं। इन्हें या तो पूंजीपतियों की नाजायज मांगों से आगे घुटने टेकने पड़ते हैं या फिर खाना बदोश के समान एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकना पड़ता है। सुकिया का कथन मजदूरों को इसी संवेदना को प्रकट करता है। ये हमारा ख नंबर का उत्तर हो गया। अब देखते हैं आगे ग नंबर क्वेश्चन क्या है। तो ग नंबर क्या उत्तर है कि देश के सभी प्रकार से उन्नति हो, इसके लिए लेखक ने जो उपाय बताए उनमें से किन्हीं 3 का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। तो लेखक के अनुसार हमें अपने देश, जाति, समाज इत्यादि के लिए अपने स्वार्थी तथा हितों का त्याग करना होगा। दूसरा है कि हमें शिक्षा के महत्व को समझना होगा। तीसरा है कि शिक्षा के महत्व को समझकर उसे भारत के घर घर पहुंचाना होगा। इसी तरह शिक्षित भारत की उन्नति निश्चित है। ये हमारा गौ का उत्तर हो गया। तो इसको आप तीनों का उत्तर होगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या लिख लीजिए। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर में क्या है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि अथवा सुदामा पांडे धूमिल की किन्हीं 2 रचना के नाम लिखिए। इसमें आपको 2 नंबर मिलने वाला है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का 2 प्रमुख रचना पहले हम देखते हैं, सदियों का संताप बस बहुत हो चुका, और दूसरा है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। अब सुदामा पांडे धूमिल का 2 प्रमुख रचना क्या क्या है, संसद के सड़क तक, और दूसरा है कल सुनना मुझे। इसको आप लिख लीजिए और याद भी कर लीजिए। अब है 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 7 में है कि लेखक जन्मजात कलाकार है,
हुसैन की कहानी अपनी जवानी आत्मकथा में सबसे पहले यह कहाँ उद्घाटित होता है? इसमें आपको 3 मार्क्स मिलने वाला है। इसको चलिए बताते हैं इसका आंसर क्या है। तो लेखक जन्मजात कलाकार है, इस बात का पता इस पाठ में उस समय चलता है जब बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में यह था। उस समय उसके ड्राइंग के शिक्षक मास्टर मोहम्मद अतहर ने ब्लैक बोर्ड पर सफ़ेद चौक से एक बड़ी सी चिड़िया बनाई और लड़कों से कहा कि अपनी अपनी स्लेट पर इस चिड़िया को नकल करो। ठीक है, ये हमारा 7 का उत्तर हो गया, इसको आप लिख लीजिए। अब बढ़ते हैं, उसको बनाइएगा या तो अथवा में देखिए दिया गया है क्या है अथवा में कि लेखक ने, यहाँ भी क्वेश्चन ही है, मतलब उसको आप नहीं बनाते हैं, आप इसको बना सकते हैं। लेखक ने अलग अलग व्यक्तित्व वाले अपने 5 मित्रों के संबंध चित्र प्रस्तुत किए हैं। अलग अलग व्यक्तित्व के बावजूद ये घनिष्ठ मित्र है, कैसे आपको बताना है। तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। क्या है कि लेखक की अपनी सभी 5 मित्रों की मित्रता बोर्डिंग में रहते हुई थी। इन 2 वर्षों में उनके मध्य इतनी घनिष्ठता हो गई कि जीवन भर वे साथ रहे। वे सभी हंसमुख थे, उनके इस स्वभाव के कारण वे सभी जीवन भर साथ रहे। अरशद के चेहरे में हंसी विद्यमान रहती थी। हामिद स्वभाव से गप्पी था और अब्बिस जब हंसता था तो दिलकश होता था। उनके खुलेपन न उन्हें आपस में एक कर दिया, इस बंधन से वे कभी अलग नहीं हो पाए। ये हमारा जो अथवा वाला प्रश्न है उसी का साथ में जो है उसी का उत्तर है। अब बढ़ते हैं हम 8 क्वेश्चन में। क्या है 8 में? क्या है कि कला के प्रति लोगों का नज़रिया पहले कैसा था? तो कला के प्रति लोगों का नज़रिया पहले निम्न प्रकार का था। तो क्या क्या है, आर्ट के केंद्र यानी कला के केंद्र में वे लोग रहते थे जिनके पास खाली समय होता था और जिन्हें रोटी कमाने की चिंता नहीं होती थी। इसलिए आर्ट की कलाकृतियों राजे महाराजाओं और अमीरों की दीवारों का शोभा बना कर गई थी। इस कारण आम लोगों में इसे अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता था। ये हमारा 8 का हो गया। तो आपको इसको लिखना है या तो अथवा में आपका एक प्रश्न और दिया गया है। चलिए देखते हैं क्या है कि मकबूल बचपन में गुमसुम सा क्यों रहने लगा था। तो देखिए क्या है कि हुसैन को अपने दादा से बेहद लगाव था। उनकी मृत्यु के बाद वह उसे कमरे में रहा करता था। ठीक है, उसका दादा का जब मृत्यु हो गया तो हुसैन जो था वो अपने दादा के कमरे में रहता था, जिसके उसमें दादा रहते थे। इसके बाद उसकी अवस्था को देखते हुए घर वालों ने बोर्डिंग स्कूल में दाखिला कराया, उसको स्कूल में एडमिशन करा दिया। वहाँ शिक्षक के द्वारा मकबूल हुसैन के भीतर छुपे कलाकार को पहचाना गया और उसे एक नई शिक्षा प्रदान की गई। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है और जो भी प्रश्न छूटा हुआ है उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आपको अगर इस वीडियो को PDF को चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और जितना भी मॉडल सेट का सॉल्यूशन हो चुका है तो आप उसको देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।